दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड पर स्वागत करता हूं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि मैं इस समय ज्योतिष में जो हमारी कुंडली होती है उसमें 12 प्रकार की लग्न होती हैं और उन सभी लग्नों की मैं एक सीरीज बना रहा हूं। हर लग्न के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रहा हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना ना भूलें। देखिए, लग्न अगर मान लीजिए कोई आपकी होती है या नहीं होती है, आप उसको देखा जरूर करो। हो सकता है घर में किसी और की हो, और यदि आपकी नॉलेज में है कि किसी हमारे मित्र की है तो इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कर्क लग्न के बारे में। तो कर्क लग्न कैसी होती है, ये लोग कैसे वर्क करते हैं, तो देखिए इनका जीवन यापन कैसा चलता है उसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। तो जब मैंने आपको बोला जो ये बीच वाला, ये जो सबसे ऊपर का टॉप का, इसको हम लोग बोलते हैं, इस भाव को बोलते हैं हम लग्न। अब इसमें जो भी नंबर पड़ा होता है, देखिए इसमें पड़ा हुआ है 4 नंबर, तो इसको हम बोलेंगे कर्क लग्न। इसके बाद बाकी के जो भाव होते हैं ये एक्चुअली हमारे जीवन से जुड़े हुए भाव हैं। तो सबसे पहले जब लग्न को हम लोग देखते हैं तो क्या देखते हैं कि इसमें कौन सा नंबर पड़ा है। अब यहाँ पड़ा है 4 नंबर कर्क लग्न, तो इसका राजा कौन है, मालिक कौन है, तो कर्क लग्न का मालिक होता है चंद्रमा। अब जैसे आप सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि चंद्रमा देखने में सुंदर होते हैं, शीतल होते हैं, और चंद्रमा कारक किस चीज़ का है, हमारे मन का कारक है। तो ऐसे लोग देखने में सुंदर होंगे, स्मार्ट होंगे, और उनका जो मन होगा, आप समझ लीजिए हर चीज़ वो मन से करेंगे। तो चंचल मन के होंगे। जिस प्रकार से चंद्रमा हर समय हर 2 दिन बाद अपना नक्षत्र चेंज कर लेता है, तो उसी प्रकार से क्या होता है, ये लोग भी बड़े चंचल स्वभाव के होते हैं। जिस प्रकार से चंद्रमा की नेचर होती है उसी प्रकार से ये लोग भी होते हैं। तो ये तो रहा लग्न के बारे में कि ये लोग कैसे होते हैं। अब चंद्रमा का जो कारक है, आप अगर उसे समझने की कोशिश करेंगे तो चंद्रमा जैसे हमारा मन है। तो देखिए, अभी आपको मैं जो ये बात बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ न्याय दर्शन के बारे में। वैशेषिक दर्शन में इसके ऊपर बहुत खोज हुई, न्याय वैशेषिक। तो जो पार्ट है वैशेषिक का, उसमें मन के बारे में बहुत बहुत ज़्यादा वाली खोज हुई। कर्णाद ऋषि ने ये माना कि जो हमारा मन होता है वो अणु की तरह होता है। अब आप सोचोगे कि मन इतना छोटा है, अब एक शरीर, हमारा एक शरीर, उस शरीर में एक मन और एक आत्मा, ये 3 जो हैं ऐसी चीज़ें हैं जो केवल और केवल उस पर्सन की होती हैं। जैसे मेरा ही शरीर होगा तो उसमें एक मन होगा और एक आत्मा होगी। तो जब भी कभी आत्मा को कोई कार्य कराना होता है तो वो किससे कांटेक्ट करता है, मन से। और मन हमारी सारी इंद्रियों से कांटेक्ट करता है। अगर वो चाहेगा, आत्मा चाहेगा कि मुझे ये चीज़ देखनी है, तो वो किसके पास मैसेज भेजेगा, मन के पास। तो इस प्रकार से जो सारी सत्ता है वो मन की है। अगर मन चाहेगा कि मुझे ये चीज़ देखनी है तो वो देखेगा। किसी भी तरीके की इंद्री का उपयोग करने के लिए मन स्वतंत्र है, इतना सूक्ष्म मन है। तो इसके लिए जब हम बात करते हैं कर्क लग्न के बारे में, तो आप समझ लीजिए कि ये सारे लोग कैसे हैं, मन से चलने वाले लोग हैं। अब इनका जो दूसरा भाव है, दूसरा भाव दोस्तों मैंने आपको बताया किस चीज़ का होता है, कुटुंब का भाव होता है। तो जो इनका ये कुटुंब का भाव है, इसमें एनर्जी किस चीज़ की पड़ी हुई है, आत्मा की एनर्जी पड़ी हुई है। 5 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, भाव दूसरा है, नंबर कौन सा पड़ा हुआ है, 5। और 5 नंबर किसका होता है, सिंह राशि का होता है। सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं, सूर्य देव होते हैं, और सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं हमारी आत्मा को। तो ये चीज़, इनके मन का कनेक्शन इनकी आत्मा कहाँ पड़ी है, 2nd हाउस में, मतलब कुटुंब में। इनकी आत्मा पड़ी है कुटुंब में। तो ये लोग अपने कुटुंब से बहुत अच्छे रिलेशन रखते हैं
और अच्छे से सब लोगों से बातचीथ करते हैं। इनका बोलने का ढंग बहुत सॉफ्ट होता है, माइंड के बहुत तेज होते हैं। तो ये अपना जो सेकंड हाउस है बहुत ही सेफ तरीके से लेकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनका अटैचमेंट किससे है? आत्मा से। अब हम इनकी बात करते हैं थर्ड हाउस, तीसरा भाव। तीसरे भाव में नंबर कौन सा पड़ा है दोस्तों? 6 नंबर। ये बुध का घर है। और कौन से बुध का? जो एक अच्छा बुद्ध है, जिसके अंदर सोचने समझने की शक्ति बहुत ज्यादा है। तो ये पराक्रम भाव में इनके पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि कर्क लग्न वालों को बुद्धि कैसी चाहिए? पराक्रम करने के लिए तीव्र बुद्धि चाहिए, तेज बुद्धि चाहिए। तो जो ये तेज बुद्धि वाली बातचीत है, इनको कौन प्रोवाइड कराता है? बुद्ध कराता है। इससे इनका पराक्रम बहुत शानदार होता है। अब हम बात करेंगे इनके फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस किस चीज का होता है? फोर्थ हाउस होता है भौतिक सुख साधन का। इसको हम लोग बोलते हैं सुख का भाव। तो मम्मी का हाउस भी होता है, सुख का भाव भी होता है। और नंबर कौन सा पड़ा हुआ है यहाँ पर? 7 नंबर पड़ा हुआ है, मतलब शुक्र। तो कर्क लग्न वालों का सुख कहाँ पर है? शुक्र में है। किसके पास है? शुक्र के पास है। अब ये शुक्र कैसा शुक्र है? ये तुला लग्न, तुला राशि वाला शुक्र है। मतलब वो आपसे ये कहेगा, क्योंकि कर्क लग्न वालों के सारे विचार जब सुख किसको प्रोवाइड, शुक्र जब सुख को प्रोवाइड करा रहा है तो उसके लिए तो सारी चीजें बिल्कुल ओपन होती हैं। तो इनसे यहाँ क्या कहा जा रहा है कि आप अपना मन, और ये है मन, और उधर मिल गया शुक्र, आप समझ लीजिए इनके विचार कैसे होंगे। तो यहाँ क्या है? शुक्र क्या कह रहा है? तुला वाला, कि देखिए ऐसा है, बिल्कुल भी आप इस तरीके के काम ना करें कि केवल भोग विलास में पड़े रहें। इस वजह से यहाँ इनको दिया गया है तुला राशि वाला। बहुत सोच समझ के चलिए, माइंड से वर्क कीजिए। अब बात करते हैं इनके फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस में नंबर कौन सा पड़ा हुआ है? नंबर पड़ा हुआ है मंगल का। देखिए उस समय पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया कि जो लग्न होती है उसके ये 2 मित्र होते हैं, 5वां घर, 5वां भाव और 9वां भाव, ये इनके मित्र होते हैं। अब यहाँ इनके पास कौन बैठा है? मंगल बैठा है। तो इनके जो बच्चे होंगे वो इंटेलिजेंट होंगे, इनके जो बच्चे होंगे इंटेलिजेंट होंगे, और मंगल से जुड़ी हुई चीज़ों से संबंधित इनके विचार होंगे। जैसा सेना वाला काम हो गया, इंजीनियरिंग वाला काम हो गया, इस टाइप की ये एनर्जी लिए हुए हैं। अब बात करते हैं हम इनके 6 हाउस की। तो देखिए 6 हाउस में नंबर कौन सा पड़ा हुआ है? छठे भाव में नंबर पड़ा है 9 नंबर। ये किसका है? धनु राशि का। अब धनु क्या मतलब? धनु क्या है? गुरुदेव बृहस्पति। अब आपको मैं एक बात यहाँ और बताना चाहता हूँ। गुरुदेव बृहस्पति 4 नंबर में, मतलब कर्क राशि में उच्च के होते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जो ये वाला लग्न है, जो फर्स्ट हाउस है, इसमें गुरु क्या है? गुरु क्या है? ज्ञान। ज्ञान यहाँ पर इनको होता है, बहुत ज्ञान होता है। तो ये अपने ज्ञान से, और गुरु भाव कौन सा ले रहे हैं? छठा। इसका मतलब क्या है कि यदि आप अपने गुरु का सम्मान नहीं करेंगे तो रोग, ऋण और शत्रु सभी से आप घिरे हुए महसूस करेंगे अपने आप को। क्योंकि अगर आप यहाँ पर इस एनर्जी का, गुरु की एनर्जी का सम्मान करना है, मतलब आपको कोई भी कार्य इस बिना सोचे समझे, बिना किसी की राय लिए नहीं करना चाहिए। अब बात करेंगे हम इनके 7वें भाव की, 7वें भाव की। 7वां भाव किसका होता है? हमारे स्पाउस का होता है, हमारे पार्टनर्स का होता है। बिजनेस में अगर हम देखें तो जैसे हम किसी के साथ पार्टनरशिप करें या ना करें, ये सब कौन बताता है? 7वां हाउस बताता है। डेली वेजेस का होता है। डेली वेजेस मतलब यदि कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो वो रोज कितना अर्न करता है, उस चीज़ को भी हम देखते हैं। तो कहाँ से देखते हैं? 7वां हाउस से देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि 7वां हाउस में क्या पड़ा हुआ है? शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज का मतलब क्या हुआ कि इनका जो स्पाउस होगा वो अनुशासित होगा। कैसा होगा? अनुशासित होगा और कर्म करने वाला होगा। अगर ये किसी बिजनेस में भी जाएंगे तो इनको क्या करना पड़ेगा? शनि का
नेचर जैसा है आपको वैसा कर्म करना ही पड़ेगा, वो मेहनत करनी पड़ेगी, अनुशासन आपको मानना पड़ेगा। इस प्रकार से इनका जो स्पाउस होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा अनुशासन प्रिय होता है। अब हम लोग बात करेंगे इनके एट्थ भाव की, 8वें भाव की। अब 8वें भाव में कौन सा नंबर पड़ा हुआ है, 11 नंबर। और जब ये 11 नंबर की एनर्जी मतलब कुंभ राशि यहाँ आती है तो वो किसके साथ आती है, वो आती है राहु के साथ। अब देखिए 8th हाउस में शनि और राहु का मिलना, दोनों चीज़ों को अगर आप गौर से देखोगे कि जो ये लग्न है, ये लग्न किससे संबंधित है, वाटर एलिमेंट से संबंधित है। क्योंकि चंद्रमा का जो मतलब स्वभाव है वो कैसा है, पानी को रिप्रेजेंट करता है। जितनी भी चीज़ें पानी से संबंधित हैं वो सब किससे रिप्रेजेंट होती है, चंद्रमा से होती हैं। अब यहाँ 8th हाउस क्या होता है, हमारा कष्ट का भवन भी है और डीप नॉलेज का भवन भी है। और यहाँ क्या पड़े हैं, इनका घड़ा, कुंभ राशि मतलब एक ऐसा घड़ा कि जिसके अंदर अगर आप मेहनत करते हैं तो वो अमृत से भरा हुआ है, और अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो वो किसी भी काम का नहीं होता। इस प्रकार से आपको अपने 8th हाउस में वर्क करना होगा। अब जब आप 8th हाउस से निकल के 8th भाव से निकल के जब 9th भाव में आते हैं तो आपको क्या मिलता है, वही आपके मित्र गुरुदेव बृहस्पति। कहने का मतलब ये है कि चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लें, जब तक आप अपने भाग्य को जागृत नहीं करोगे, किस चीज़ से, ऐसा कर्म नहीं करोगे जिससे कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो। और वो ज्ञान भी ऐसा ज्ञान नहीं कि आपने ज्ञान प्राप्त किया और अपने पास रख लिया, मतलब वो ज्ञान भी आपको दूसरों को देना ही है, और वो भी निशुल्क। यहाँ पर क्या होता है, अगर आप इस ज्ञान को ये सोचते हो कि मैं अपने, ये आपके भाग्य को खोलने वाला ज्ञान है, तो यहाँ गुरुदेव बृहस्पति जो कहते हैं आपसे, क्या कहते हैं, आप कर्म कीजिए और उसके बाद ज्ञान को अर्जित कीजिए। अब हम इनकी बात करते हैं 10th हाउस की, 10वां भाव। एक कुंडली में 10वां भाव ही ऐसा होता है कि जिसमें हम मेहनत करके अपने भाग्य को परिवर्तित भी कर सकते हैं। तो यहाँ एनर्जी किसकी पड़ी हुई है, मंगल की एनर्जी पड़ी हुई है। देखिए जब भी कभी आपको ये देखना हो कि ये इसका संबंध कैसे बनेगा, पहले का 10वें से संबंध कैसे बनेगा, कर्क मतलब मन, और 1 नंबर मंगल मतलब परिश्रम, और यहाँ पर सूर्य जो क्या होते हैं, उच्च के, मतलब चाहते ना चाहते हुए भी यहाँ क्या है, सूर्य की ऐसी ऊर्जा पड़ी हुई है जिसका कि आपको उपयोग करना है 10th हाउस में, और अपना नेम फेम सब बढ़ाना है। अब हम लोग बात करेंगे इनके 11th हाउस की। 11th हाउस मतलब फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, दोस्तों का भी घर है, बड़े बहन भाइयों का भी घर है। तो इसको जब हम देखते हैं तो यहाँ देखिए फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर किस चीज़ के हाथ में आ गई, पुनः शुक्र के पास आ गई। देखिए शुक्र से ये कहाँ कहाँ चलते हैं, 4th हाउस शुक्र का। अब 9th को अगर आप देखोगे तो ये ज्ञान का है, गुरुदेव बृहस्पति का है, लेकिन यहाँ शुक्र उच्च के होते हैं। तो इनको यहाँ भी ये बात हिदायत दी जाती है कि अगर आप शुक्र के चक्कर में पड़ गए तो आपका 10th हाउस खराब हो जाएगा। अब फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर क्या आती है, इनके पास सारे विचार, इनका जो मन है वो किस चीज़ में लगता है, शुक्र की एनर्जी में लगता है। तो फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का हाउस किसको दिया गया, किसको दिया गया, शुक्र को दिया गया। तो 11th हाउस आते आते तक ये लोग सिर्फ और सिर्फ शुक्र के एनर्जी में ही रहते हैं। अब अगर इनकी सारी इच्छाएं ही यहाँ पर आके अटक गई तो 12th हाउस जो कि हमारे बहुत सारी चीज़ों का हाउस है, तो फिर ये इस ऊर्जा को यहाँ पर ले जाने में अनसक्सेसफुल रहते हैं। मतलब फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर यदि आपका शुक्र के हाथ में है तो मन भी तो आपका है, उसे आप कंट्रोल रखिए, सिस्टम में रखिए। तब आप जब 12th हाउस की तरफ जाते हो तो आपको यहाँ क्या मिलता है, मिथुन राशि। अगर आपने मेरी मिथुन राशि वाली वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ एक बार मिथुन राशि की वीडियो जरूर देखें, क्योंकि यहाँ जब 12th हाउस की चर्चा हो रही है तो मिथुन की वो बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि या तो ये अपने ऊपर काम कर लें, अपने ऊपर वर्क कर लें, या संसार के ऊपर काम करें।
मतलब 12th हाउस में आने के बाद फिर ये लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि वहां मिल रही है इनको बुद्ध की, इमेच्योर बुद्ध की वो बुद्धि कि जहां जाने के बाद इनका बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि जो कार्य आप पूरे जीवन में करके आ रहे हो, 12th हाउस भी आपका वैसा ही जाएगा। मतलब अंत समय भी आपका ऐसा ही जाएगा कि आप ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि मुझे संसार में जाना है या आध्यात्म में जाना है। इस वजह से दोस्तों मैं लगातार आप लोगों से ये कहता हूँ कि व्यक्ति को अपने 12वें भाव पर जीवन में जरूर आधा घंटा देना चाहिए मेडिटेशन के लिए, क्योंकि वही वो चीज़ है कि अगर हम 24 घंटे में केवल आधा घंटा अपने लिए निकालेंगे तो जब हमारा वो पीरियड आएगा तो क्या होगा कि वो आधे घंटे का जो टाइम हमने मेडिटेशन में दिया, खुद को जानने के लिए दिया, तब ये ऊर्जा हमारी यहाँ कार्य करेगी। बस केवल यही आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमें अपनी लाइफ में 12th हाउस में मेडिटेशन के ऊपर वर्क जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों ये सारा विश्लेषण हुआ कर्क लग्न के बारे में। तो आपको विश्लेषण कैसा लगा आप लोग जरूर बताएंगे। और आज के लिए इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।